Hello all, I welcome you all to my channel. So I am here with you with the new video, that is chapter number 16, Management of Natural Resources. This is the last chapter of class 10 science, and this is included in the portion of general science. So why we are studying this chapter, this is the first question that would be coming to your mind. हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा है, इसके लिए ही ये हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज विच इज़ गिवन टू अस बाय गॉड एंड दैट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय मैन इज़ नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमें भगवान ने दिया है, दैट इज़ क्रिएटेड बाय गॉड, दैट इज़ क्रिएटेड बाय द सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड दैट वी आर यूजिंग इन अ haphazard manner. That resource is nothing but a natural resources. So as you all know that nowadays the natural resource use is increasing day by day, right? And its demand is also increasing. So now it's a high time and it's an alarming time that we must know that natural resource is available in a very limited quantity. So what must be the practice from our side? We must manage the natural resource so it can survive for a longer time to use. Okay, तो क्या क्या reasons है why this chapter is having a lot of importance? That is, we need to use resources judiciously. उसका मतलब है कि हमें रिसोर्स का यूज़ जितना हो सके उतना कम करना चाहिए. जब उसकी ज़रूरत हो तभी आप ये रिसोर्स को यूज़ करो. सेकंड, वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट है? दैट इज प्रेजेंट फॉर ऑल जनरेशन. मतलब कि ये डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट जनरेशन्स के लिए काम नहीं आएगा, पर वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी काम आने वाला है. ठीक है. और तीसरी चीज़ कि हमें ये रिसोर्स को ये ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए कि इससे हम एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज कर रहे हैं. सो लेस हार्म टू एनवायरनमेंट. तो ये सब चीज़ के बारे में हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर नेचुरल रिसोर्स है क्या? ये गॉड ने कौन कौन से रिसोर्सेज बनाए हैं? तो चलो वो देखते हैं. द नेक्स्ट पेज, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. तो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आएगा? एनिमल रिसोर्सेज. एनिमल रिसोर्सेज क्यों आता है? क्योंकि एनिमल रिसोर्सेज जो है उससे एनिमल हस्बेंड्री से हमें मिलता है कई सारी चीज़ें. क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलती है. फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिससे हमें फर्नीचर वाली प्रोडक्ट्स सब जो है वो मिलती है. फिर प्रेशियस मेटल्स जैसे कि मिनरल्स, रॉक्स, ठीक है, वो सब हमें नेचुरली मिलता है. फिर वाटर रिसोर्स जिसमें रिवर्स, लेक्स, सीज ये सब आता है जिसको हमने पोल्यूट कर दिया है. लैंड रिसोर्स हैं वो भी कम हो रहे हैं. इसका कारण है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं. तो अभी हमें किस में शिफ्ट होना पड़ेगा? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और नेचुरल गैस. इसका यूज़ हमें सबसे ज़्यादा करना है, इसलिए मैंने यूज़ में सबसे ज़्यादा के लिए ऊपर वाले एरोस किए हैं. नेक्स्ट जनरेशन में यही सब कुछ हमें काम आने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे उससे हमें शिफ्ट होना है विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी में, और उसके साथ नेचुरल गैस में भी, क्योंकि नेचुरल गैस है उसका भी यूज़ अभी भी हम व्हीकल्स में, कुकिंग गैस में यूज़ कर रहे हैं. और अभी भी गवर्नमेंट है वो भी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज कर रही है. इनफैक्ट गुजरात है वो सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्लांट का एग्रेसर है. मतलब कि सोलर के सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक. अब स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज टॉक अबाउट सेविंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज, बट एट ए टाइम वी आर हेल्पलेस. हम हर बार बातें करते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर हम कोई भी स्टेप्स है वो नहीं ले पाते हैं. राइट. सो इनफैक्ट वी
we'll study in this chapter how can we save the natural resources in a right way and we can indirectly help the environment to save it. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम कई सारे स्टेप्स पढ़ने वाले हैं जिसके कारण हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे अच्छी तरीके से या फिर कोई भी नेचर को अच्छी तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी कई सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम कर रही है जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो बच पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, कई नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, आपने एसएस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, और कई सारे जैसे ये नेशनल एनजीटी वो इंडिया के लिए काम कर रही है, वैसे पूरे कंट्री वाइज सभी कंट्री के लिए भी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनेवा में है, जो इसके लिए ही काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काम करने से ही हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं बचेगा, पर हमें उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो बचने वाला है। नाउ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स टू सेव एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने तो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाई हैं कि भाई जितने इंडस्ट्रियल लैंड में आप ट्रीज़ काटते हो उतने ही आपको प्लांट करने पड़ेंगे, पर कौन उसको फॉलो करता है? कोई नहीं। सबको इंडस्ट्री बना के प्रॉफिट करवाने में ही इंटरेस्ट है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें हैं वो स्टॉप होनी चाहिए, तो आपको ही अवेयरनेस स्प्रेड करना है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट इज़ इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स टू सेव एनवायरनमेंट। ये तो हम सबको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं स्टूडेंट्स कि जिससे एनवायरनमेंट है वो प्रिजर्व रहे, सेव रहे, उसके नेचुरल रिसोर्स है वो बचे रहे। पर कौन फॉलो करता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। हु फॉलोज द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ गवर्नमेंट? नो इंडस्ट्री इज़ फॉलोइंग। There are 10% of industries who is following the pollution standards, who is following the standards of government. Now see students, India is a democratic country, so due to the democratic power of people, sometimes government passes the resolution. So same resolution is passed as it is appearing on the screen, that is Ganga Action Plan. तो ये गंगा एक्शन प्लान क्यों हुआ था? What was the reason that government implemented Ganga Action Plan? Was coliform bacteria. Coliform bacteria was responsible because coliform bacteria was mixed with the water, and as you all know, when a bacteria or harmful microorganism mixes with water, it can contaminate water, it can spoil the water. Right students, so this was nothing but the unnecessary things that was added to the water, which was spoiling the quality of water. And mainly, as you all know, microorganisms which are unnecessary for our body may cause disease. So it is harmful for which part of the body? That is digestive system. It was harmful for our intestines, small intestine as well as large intestine of our digestive system or alimentary canal. Okay students, so there arise a need to clean the Ganga, so it was implemented as Ganga Action Plan. Now see students, what was this pollution about? So this undesired pollutant is mixed with water. So which pollution is this, or what is the name of such pollution in which undesired pollutant is mixed with water? That creates वाटर पोल्यूशन। ये कौन सा पोल्यूशन है स्टूडेंट्स? वाटर पोल्यूशन है। ठीक है, तो इसी कारण गंगा एक्शन प्लान हुआ था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसमें आपको कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के लेवल्स दिखेंगे। ठीक है, ये ग्राफ में तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस में टोटल कितना कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कौन से एरिया में है वो मैंने दिखाया है, और जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, जो एक्स एक्सिस है उसमें पूरे कौन कौन से एरिया में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया के कितने लेवल्स थे वो सब कुछ दिखाया है। वाई एक्सिस में टोटल लेवल ऑफ कॉलीफॉर्म, एक्स एक्सिस में कौन कौन से रीजन में है। इसमें 3 अलग अलग इंडिकेटर्स दिए हैं। सबसे पहले ग्रीन, जिसका नाम है डिज़ायर्ड लेवल, मतलब इतना होना चाहिए मिनिमम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो पानी पीने में या वाटर की क्वालिटी अच्छी है। फिर है ये ब्लू वाला लेवल जिसका नाम दिया है एनुअल मीन लेवल। एनुअल मीन लेवल उसका मतलब साल भर में अगर कॉलीफॉर्म का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिखाया है। और यहाँ पे जो रेड कलर के
जो रेड कलर के जो हैं वो सब मार्कर्स हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है वो इंडिकेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि मैक्सिमम है वो कहाँ पे है, कौन कौन से रीजन में आप देख सकते हो, डायमंड हार्बर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप डायमंड हार्बर में जाओगे तो वहाँ पे कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम लेवल है इसलिए मैंने मैक्सिमम ऐसे इंडिकेट किया है। ठीक है, दिस इज़ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। नाउ सी द मिनिमम लेवल ऋषिकेश हरिद्वार में है, तो इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया है ऋषिकेश और हरिद्वार में। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स मिनिमम लेवल कितना कम है और मैक्सिमम लेवल कितना ज़्यादा है। देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। ओके स्टूडेंट्स, और जो मीडिएटर्स मतलब कि मीडियम लेवल जिसमें कोलीफॉर्म कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, उसमें कई सारे रीजन हैं। ठीक है, तो वो रीजन के नाम भी दिए हैं आपको ग्राफ में एक्स एक्सिस में, जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब सभी जगह पे डिज़ायर्ड लेवल से ज़्यादा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ये तो हमने कंक्लूड कर लिया। सी विच इज़ द डिज़ायर्ड लेवल, ग्रीन। ग्रीन से तो ज़्यादा से ज़्यादा ही कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के लेवल्स हैं, ये तो पक्का हो गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि एक्शन प्लान was needed. So this data was collected in year 1993 and 1994 by Anon, publication in 1996. उन्होंने कहाँ से निकाला था ये डेटा, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, और ये स्टेटिस्टिक्स है वो 1993 और 1994 ईयर में निकाला गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उन्होंने पब्लिश किया था डेटा, जिसका पूरा एक पेज है वो यहाँ पे छपा हुआ है, पेज नंबर 11, एनॉन बुक का पेज नंबर 11 जो 1996 में प्रिंट हुई थी। ठीक है, उसका ये डेटा है। अभी तो पॉल्यूशन लेवल बहुत ही बढ़ गए होंगे, राइट, बिकॉज द water is contaminating day by day and the level of pollutant is increasing day by day. That's the reason the coliform bacteria is added. Okay students, so question comes in mind that why Ganga action plan was required. Ganga water was used for many purposes, for multi-purpose. There was more than one use of Ganga water, right students? So there was a instant told you that in this chapter you will learn that how can you save the natural resource. So you can save by the 3 simple steps. The name of these 3 simple steps are given in the screen. That is reduce, that is use less and less things as possible. Reuse means use one things many times, use again and again. Okay students, and at last the name is recycle. First of all you have to reduce, and you have to reuse, and at last you have to recycle. There is a more importance in this sequence, right? So how can you recycle? You can segregate your old things in a separate dustbins, and then you can convert these old things, or you can forward these old things in order to process it and make it a new thing. Okay students, so this is the simple way by which you can reduce, reuse and recycle the things. And I also presented you a very good picture of reduce, reuse and recycle. You can see over here, as you can see that a person is riding on a bicycle and not using fossil fuel, so he is reducing the use of fossil fuel, right? He is directly reducing the use of fossil fuels. So in this way you can reduce the use of fossil fuel and you can save the environment. So this is a very good step. Second is use of LED bulbs instead of CFL bulbs in order to save electricity, right? So LED bulbs picture is given to you in this picture. LED bulb that you are generally using nowadays, more and more LED bulbs are also given by the government and electricity board also. Surya bulb is a very well known brand bulb that is also sold by government in a very minimum cost. Now see, don't waste water is the third point that is discussed in this picture. We have to save the water, because if we are saving water, fresh water, then it will be helpful for us, right? And we can use it to more and more days whenever there is a drought situations,
right? So we have to store water, we have to save water, we have to use water judiciously, right students? Then there comes a new point, that is reuse. You can see that a person is holding one or more bags. So what is the meaning of that? See, you have to collect the paper bag from the stores, but then you have to reuse it again and again, so that next time when you go to purchase any of the things, you can use the same bag, right students? So you have saved many bags indirectly, right? So this is nothing but a reuse, right? So you have reused it again and again. You can reuse plastic bottle for storing things at your house, right? For storing food grains, for storing crops. So this is another example of reuse. These are the very good example in which reuse can save the natural resource. And at last is recycle, that is segregating the waste, as I already mentioned, in separate containers. As you can see over here, blue it's given, yellow it's given, green it's given. So blue is for non-biodegradable waste, green is for biodegradable waste, right? Same way yellow is used for medical purpose. Same way many other color indications are given in this picture. So segregation of waste properly will also save the waste, or will also enhance that waste is used in a right manner, because it will go for a very good process, that is recycling, which will save the raw material cost, and at last it will save our natural resource. Okay, so students, in this way it will help to सेव द एनर्जी वेस्ट. तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको सेव करने में भी ये सब कुछ, ये जो भी स्टेप्स हमने देखे वो सब काम आएंगे. ठीक है, तो इससे आपने ये सभी स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, तो इनडायरेक्टली आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाया है. अब स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगेगा कि हमने 10 मिनट में अगर 2 फैन और 2 लैंप्स, उसको अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया, अगर यूज़ नहीं किया, तो उससे क्या डिफरेंस होगा, कितनी एनर्जी बचेगी, राइट? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज सेव, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. हमें कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं सेव होगा. देखिए स्टूडेंट्स, आपने इनडायरेक्टली 2 kg कोल बचा दिया है, साथ में 2 kg कोल के साथ कई सारा पॉल्यूशन जो कोल को बर्न या कंबशन प्रोसेस से होने वाला है एनवायरनमेंट में, वो भी आपने स्प्रेड होने से बचा दिया है, राइट? सो indirectly you have helped the environment. How? Because you have saved 2 kg coals from mining, and also you have saved the 2 kg coals from burning, and as well as you have stopped the pollution indirectly. Now see how, students, electricity is produced. I am just giving you a basic idea. When a coal is burnt, a steam is produced, as you all know. That steam is utilized by a dynamo. First of all, this steam is incident to अ ब्लेड और अ रोटर. जो एक पंखे जैसा ब्लेड जो होता है, ब्लेड, उसमें जाता है, जिससे वो रोटर है वो पूरा घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी. काइनेटिक एनर्जी है वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टूडेंट्स, वो हम यूज़ करते हैं. तो इसमें पोल्यूशन स्टीम जब निकलता है तब होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन के कंटेंट होते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं. तो आपने पोल्यूशन होने से बचा दिया और साथ में इलेक्ट्रिसिटी तो बचाई ही है. तो आपने ये दोनों चीज़ें बचा दी है और बीच की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बचा दिया. थैंक्स यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक द वीडियो इफ़ यू होप सो. थैंक यू.